हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग ये टॉपिक डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। रीजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द रिच पीजेंट्स एंड रीजन फॉर द पुअर पीजेंट्स ज्वाइनिंग द मूवमेंट, कि अमीरों को ये मूवमेंट ज्वाइन करने के क्या कारण थे और जो गरीब किसान थे उनके मूवमेंट ज्वाइन करने के क्या कारण थे। जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिच पीजेंट्स थे, जो अमीर जो पीजेंट्स थे, जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जो जट थे, वे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी जो नगद आमदनी बंद हो चुकी थी और उन्हें जो भारी टैक्स चुकाना पड़ रहा था वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इस वजह से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सहयोग कर रहे थे। और जो गरीब किसान थे उनकी यह समस्या थी कि उन्होंने रेंट पर जो ज़मीनें ली थीं खेती करने के लिए, वो उस रेंट को चुकाने में असक्षम थे क्योंकि वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था और वो ये चाहते थे कि उस रेंट को माफ़ कर दिया जाए। तो ये दोनों वर्ग अपने अपने कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतिभागी कर रहे थे। आइए अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। अगला हमारा है बिजनेस क्लास, कि जो व्यवसायी वर्ग है उसकी क्या स्थिति थी। तो चलिए देखते हैं। द बिजनेस क्लास हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि प्रथम विश्व युद्ध में जो बिजनेस क्लास था, जो व्यवसायिक वर्ग था, उसने काफ़ी मुनाफा कमाया था। दे वांटेड टू अपोज रेस्ट्रिक्टिव बिजनेस ब्रिटिश पॉलिसीज़, और वो जो अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ बनाई थीं उन नीतियों का वो विरोध करना चाहते थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, यहाँ तक कि विदेशों से जो सामान आ रहा था वो उसके आयात पर भी रोक लगाना चाहते थे, यानी वो नहीं चाहते थे कि विदेशों से कोई भी सामान भारत में आए। दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, और 1920 में उन्होंने अपना एक संघ बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वॉज फॉर्म्ड इन 1927, और एक अंग बनाया गया FICCI 1927 में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला सपोर्टेड द मूवमेंट, और जो काफ़ी धनी मनी और जो काफ़ी बड़े व्यावसायिक वर्ग के लोग थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GD बिरला, इन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मूवमेंट एंड रिफ्यूज्ड टू डील इन इम्पोर्टेड गुड्स, और उन्होंने इस आंदोलन में आर्थिक सहायता भी दी थी और साथ ही साथ उन्होंने जो सामान विदेशों से आता था उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, कि वे नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की खरीद या बिक्री विदेशी सामानों की हो। स्वराज meant for them the lifting of colonial restrictions on their business activities, उनके लिए स्वराज का अर्थ ये था कि जो भी उनके ऊपर औपनिवेशिक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया जाए ताकि वह स्वतंत्र तरीके से अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकें। आफ्टर द फेल्यूर इन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे लॉस्ट देयर एंथुजियाज्म, और जब उन्हें पता चला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वह फेलवर हो गई है, वो फेल हो गई है, तो उनका भरोसा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से उठ चुका था। द मिलिटेंट एक्टिविटीज़ एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एमॉन्ग यंग कांग्रेस मैन मेड देम एप्रीहेंसिव, और वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। यानी सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि जो व्यावसायिक वर्ग था वह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से विदेशियों सामानों का आयात या निर्यात भारत देश में हो, क्योंकि अगर विदेशी सामान का आयात या निर्यात भारत देश में अगर होता है तो फिर भारत में बने हुए चीज़ों को कौन खरीदेगा, क्योंकि विदेश के बने हुए सामान काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, तो भारत में बनी हुई महंगों चीज़ों के बजाय लोग सस्ते चीज़ों को ही खरीदना पसंद करेंगे। इसलिए ये पूरे तरीके से चाहते थे कि विदेशों के सामान का पूरा बहिष्कार किया जाए और उनके द्वारा, यानी कि भारत में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो सामान बना रहे हैं उसी का उपयोग भारतवासी करें।
तो उनके लिए स्वराज का बस मतलब ये था कि विदेशों से आयात निर्यात यानी कि व्यावसायिक संबंध खत्म कर दिए जाएं। तो व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। तो ये स्थिति थी बिजनेस क्लास के लोगों की। अगला हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की इसमें क्या भूमिका थी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मूवमेंट। महिलाओं की जो भागीदारी थी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के रूप में सामने आया। गांधी जी's कॉल इंस्पायर्ड देम टू कंसिडर देयर ड्यूटी टू सर्व द नेशन। और गांधी जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया, उन्हें इंस्पायर किया कि देश के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां, उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। वुमेन एक्टिविस्ट्स केम फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज इन अर्बन एंड रिच पीजेंट्स फैमिलीज इन रूरल एरियाज। और जो महिला कार्यकर्ता थी वह काफ़ी ऊंचे ऊंचे घराने से आती थी शहरी क्षेत्रों में, और जो धनी मनी जो पीजेंट्स थे उनके परिवारों से भी महिलाएं आती थीं गांधी जी की बातों को सुनने के लिए, उनकी बातों पर अमल करने के लिए। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम टू लिसन टू द गांधी जी। और जब गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी, जब सॉल्ट मार्च उन्होंने शुरू किया था, तो हजारों की तादाद में महिलाएं उन्हें सुनने के लिए आती थीं। दे पार्टिसिपेटेड इन द मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स। उन्होंने गांधी जी के साथ उन्होंने जो मार्च शुरू किया था, जो यात्रा शुरू की थी, उसमें उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने नमक बनाया और साथ ही साथ विदेशी कपड़ों और शराब के खिलाफ उन्होंने धरना दिया, उसका विरोध प्रदर्शन किया। मेनी वेंट टू जेल ऑल्सो। इनमें से कई सारी महिलाएं जेल भी गईं। कांग्रेस एडॉप्टेड एन ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन। लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति बहुत ही पुराने नीतियों का उन्होंने एटीट्यूड रखा। यानी कि कहने का मतलब, गांधी जी थॉट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर वुमेन एंड हर्थ। गांधी जी का ये मानना था कि महिलाएं सिर्फ घर बार देखने के लिए ही बनी हैं, चूल्हा चौकी करने के लिए ही बनी हैं। इनिशियली कांग्रेस डिड नॉट गिव देम एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में कांग्रेस महिलाओं को अपने संगठन में किसी पद पर रखने के पक्ष में नहीं थी। देयर प्रेजेंस वाज ओनली सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। और महिलाओं की जो प्रेजेंस था वह बस एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस रखता था, यानी कि नाम के लिए कि हाँ, महिलाएं भी हमारा समर्थन करती हैं, हमने जो आंदोलन शुरू किया है उनमें महिलाओं की भी भागीदारी है। तो सिर्फ
एक कहने के लिए महिलाओं को उन आंदोलन में रखा जाता था, लेकिन जो कांग्रेस की सोच थी, गांधी जी की सोच थी कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौकी और घर में रहने के लिए ही बनी हैं, उन्हें किसी पद पर रहने अलाउड नहीं है। और ऐसी महिलाओं के एग्जाम्पल्स हैं सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू इत्यादि। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की यानी विरोध प्रदर्शन किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस में उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि महिलाओं ने जो आंदोलन में सहयोग किया तो उनका क्या व्यू था और कांग्रेस का महिलाओं के प्रति क्या व्यू था। और हम लोग अगला और लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यानी कि जो औद्योगिक श्रमिक वर्ग के लोग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी पार्टिसिपेंस दिखाई थी। तो उनकी क्या सोच थी। द वर्कर्स मोस्टली स्टेड अवे फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आमतौर पे जो मजदूर थे वो खुद को इन आंदोलनों से दूर रखते थे। द मेन रीज़न बिहाइंड इट वॉज द क्लोजनेस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट विद कांग्रेस। और इसका मुख्य कारण ये था कि मजदूर जानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वह इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योग कर्मियों के काफ़ी नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे कभी मजदूरों के पक्ष में कोई आंदोलन करना पसंद नहीं करेंगे। और यदि कांग्रेस पार्टी मजदूरों का पक्ष लेगी तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े वे कांग्रेस पार्टी से दूर होते चले जाएंगे। और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस पार्टी से दूर होते चले गए तो फिर कांग्रेस को उनसे जो आर्थिक सहायता मिलती है, उनसे जो ताकतें मिला करती हैं वो फिर बंद हो जाया करेंगी। इसलिए जो मजदूर थे वो समझ गए थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मजदूरों की बात नहीं सुनेगी बल्कि उनके मालिकों की बात सुनेगी, इसलिए वो खुद को इन आंदोलन से दूर रखा करते थे। लेकिन इसके बावजूद इन नागपुर सम वर्कर्स डिड नॉट शो देयर सॉलिडेरिटी विद द मूवमेंट। लेकिन नागपुर में जो कुछ वर्कर्स थे उन्होंने इससे अपनी दूरी नहीं बनाई, उन्होंने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, अपनी प्रेजेंस दी, अपनी पार्टिसिपेशन दी। आइए देखते हैं कैसे। Workers in Nagpur. Workers participated in protest activities to show resentment against low wages and poor working conditions. कि जो मजदूर थे नागपुर के वो इन आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे क्योंकि वो विरोध कर रहे थे अपने कम मिलने वाले पगार से और काम करने के बहुत ही बेकार तरीक़ों से। वो विरोध कर रहे थे कि वो जो काम कर रहे हैं तो उनकी पगार बढ़ाई जाए और जिस माहौल में उन्हें काम करने पर विवश किया जा रहा है उस इन्वायरमेंट में सुधार किया जाए। दे एडॉप्टेड सम ऑफ गांधीनियन आइडियाज़ एंड प्रोग्राम्स। उन्होंने बहुत सारे गांधी जी के विचारों का समर्थन किया, उन्हें अपनाया। किस तरीके से अपनाया? इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर माइंस वोर गांधीयन कैप्स, पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन। कि 1930 में हजारों की तादाद में जो मजदूर थे छोटा नागपुर के माइंस में उन्होंने गांधी टोपी पहनी, जो सफ़ेद कलर की गोल जो टोपी आती है, गांधी टोपी पहनी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और जो कैंपेन चल रहा था उसको बायकॉट किया।
देयर वर स्ट्राइक्स बाई रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। और रेल के जो कर्मचारी हैं, रेल के जो मजदूर थे, उन्होंने 1930 में हड़ताल कर दी। और डॉक वर्कर्स यानी कि जो समुद्र के किनारे बंदरगाह पर जो मजदूर काम किया करते हैं, उन्होंने 1932 में उन्होंने स्ट्राइक किया अपने मालिक के खिलाफ। और उन्होंने ये मांग रखी कि जब तक कि उनको लो वेज से, यानी कि जो उनको पगार मिल रहा है, जब तक कि उन्हें कम पगार से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वो इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये उनकी मांग थी, जो कि 1930 और 1932 में उन्होंने विरोध करके इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपनी सहभागिता दिखाई। अब देखते हैं कि रीजन ऑफ रिलक्टेंस ऑफ कांग्रेस टू सपोर्ट डिमांड्स ऑफ वर्कर्स की जो कांग्रेस है वो चाह कर भी वो इन मजदूरों का सपोर्ट नहीं कर पाती थी। क्यों? जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि सपोर्टिंग वर्कर्स वुड डिसएसोसिएट इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम कांग्रेस एंड द मूवमेंट, कि अगर कांग्रेस इन मजदूरों का सपोर्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि इन मजदूरों के जो मालिक हैं वो खुद को कांग्रेस से दूर कर लेंगे और कांग्रेस की जो फ़ायदे होते थे इनसे वो फ़ायदे होने बंद हो जाएंगे। फ़ायदे किस तरीके से? तो जो उन्हें पैसा मिला करता था, जो उन्हें ताकतें मिला करती थी, वो मिलनी बंद हो जाया करेंगी। इट वुड डिवाइड एंटी इम्पेरियल फोर्सेस, और यानी कि जो ताकतें मिला कर, चूँकि जो पैसे वाले थे काफ़ी ताकतवर थे, हर तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी वो उन्हें मिली हुई थी, तो उन पावर से फिर कांग्रेस वंचित हो जाया करेंगे, इसलिए वो इनका साथ नहीं देते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि समाज के हर तबके के लोगों ने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अपना सहयोग तो दिया, लेकिन वो सिर्फ सहयोग अपने अपने मतलब के लिए देते थे। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि जो रिच पीजेंट्स थे उनका ये मतलब था कि जो उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है तो उस टैक्स उनको माफ़ कर दिया जाए। तो रिच पीजेंट्स जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जट के लिए स्वराज की यह परिभाषा थी कि उनको उनके जो रेवेन्यू चुकाने पड़ते हैं उन रेवेन्यू से उन्हें मुक्ति मिल जाए। जो गरीब किसान थे उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि रेंट पर उन्होंने जो ज़मीन ली थी उसका रेंट माफ़ हो जाए। फिर हमने ये देखा कि जो बिजनेस क्लास थे उनके लिए स्वराज का ये मतलब था कि विदेशों से जो व्यावसायिक संबंध बने हुए हैं, जो आयात निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, वो बंद हो जाए। फिर हमने देखा कि जो महिलाएं थीं वह बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा लेती थी ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके। लेकिन महिलाएं जिस मकसद से इस मूवमेंट में हिस्सा ले रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के मकसद को पूरा नहीं किया। महिलाएं चाहती थी कि उनका भी जीवन स्तर सुधरे, वो भी इन संगठनों में किसी पद पर बैठें और महिलाओं की स्थिति में सुधार करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती थी। और जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास हैं वो भी लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से प्रोटेस्ट किया करते थे। यानी कि हर तबके के लोगों ने इस मूवमेंट में अपना सहयोग तो दिया, लेकिन सभी के लिए स्वराज की जो परिभाषा थी वो अलग अलग थी। गांधी जी ने इसे शुरू किया था ताकि अंग्रेज़ों का विरोध कर सकें और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर सके। यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की भावनाओं को लेकर गांधी जी इस मूवमेंट को उन्होंने शुरू किया था। लेकिन समाज के हर तबके के लोग इस मूवमेंट में जुड़े, लेकिन वो अपने अपने फ़ायदे के लिए जुड़े। इनमें से कोई भी तबका ऐसा नहीं था जो पूर्ण स्वतंत्रता की भावना को मन में रखकर इस अभियान से जुड़ा था। इसलिए इस अभियान के असफल होने का ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि किसी के मन में पूर्ण स्वतंत्रता की भावना नहीं थी। सबके अपने अपने विचार थे, सबके अपने अपने मकसद थे, अपने अपने फ़ायदे थे। और जब उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो दूसरी बार जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो किसी ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट, कि इस मूवमेंट की क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या लिमिटेशंस थे। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि सविनय अवज्ञा की क्या क्या सीमाएं थीं। लिमिटेड पार्टिसिपेशंस ऑफ दलित। फॉर लॉन्ग कांग्रेस इग्नोर्ड दलित्स। दलित का मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास होते हैं, जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड द हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज, महात्मा गांधी डिड अलॉट फॉर देम। कि बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस है वह दलितों को इग्नोर करती रही, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको वो काफ़ी इग्नोर करती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जो ऊंचे घराने
के हिंदू लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दें। इस डर से कांग्रेस पार्टी इन दलितों का पक्ष बहुत लंबे समय तक नहीं ले पाई थी। हालांकि गांधी जी ने इन डिप्रेस्ड क्लास के लिए बहुत कुछ किया। एफर्ट्स फॉर गांधी जी फॉर हरिजन राइट्स, उन्होंने इनको हरिजन का नाम दिया, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं इन लोगों को गांधी जी ने हरिजन का नाम लिया। हरि मतलब विष्णु और जन मतलब लोग, यानी कि इनको विष्णु का लोग कहा कि ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, ये भगवान के पुत्र हैं, इसलिए इनको उन्होंने हरिजन कहा। ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर दलित एंट्री इनटू टेम्पल्स, एक्सेस टू पब्लिक विजिट्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले इन डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को मंदिरों में या किसी पब्लिक प्लेस पर या सड़कों पर या विद्यालय जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया ताकि इन दलित्स को भी इन सब जगहों पर जाने की अनुमति मिल सके। परसुएडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट टू गिव अप द सीन ऑफ दलित्स, और उन्होंने अपर कास्ट के लोगों से यह गुजारिश भी की, यह कोशिश भी की कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें और दलितों के प्रति उनकी जो भावना है उस भावना को खत्म करके उनको भी अपनाएं और बिल्कुल अपने जैसा ही ट्रीट करें। डिमांड्स ऑफ द दलित्स, यानी कि अब इसके कुछ पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला जाने लगा कि जब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा और लोगों पर उस नियम को इम्पोज नहीं किया जाएगा तब तक इन दलित्स की स्थिति में सुधार नहीं होगा। तो दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स फॉर अ बेटर बार्गेनिंग, कि जो दलित्स हैं, जितने भी दलित थे, अब उन्होंने खुद को संगठित करना शुरू किया, यानी उन्होंने अब अपने आप में एकता लानी शुरू की। वांटेड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ टू सॉल्व द सोशल डिसेबिलिटीज ऑफ द दलित, और अब वो ये चाहते थे कि उनको भी राजनीतिक तरीके से अपलिफ्टमेंट मिलनी शुरू हो। राजनीतिक तरीके से अपलिफ्टमेंट मिलने का मतलब ये कि जिस तरह से जो हाई कास्ट लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है या पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार है या कोई भी पॉलिटिकल रिव्यू देने का अधिकार है, वही सब अधिकार इन दलित्स को भी मिले। यानी कि अब वह आरक्षण चाहते थे, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि अगर सिर्फ ये गुजारिश करते रहेंगे कि दलित्स को भी स्कूल जाने की परमिशन मिले तो वहाँ पर उनका शोषण होगा, लेकिन यदि यह कानून बना दिया जाए कि दलित्स भी विद्यालय जाएंगे और उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे अपर कास्ट को ट्रीट किया जाता है, उनके प्रति के भेदभाव नहीं की जाएगी, तभी उनकी स्थिति सुधर सकती है। इसके लिए उन्होंने आरक्षण की मांग की। दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन द एरियाज वेयर दे वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड लाइक इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन, और जो दलित पार्टिसिपेशन है वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था और कुछ ही क्षेत्रों में वो अच्छे तरीके से संगठित हो पाए थे, जैसे महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में। यानी कि जिन जगहों पर दलित बिल्कुल एक होकर एकता की भावना से संगठित हुए थे वहीं पर उनकी बातों को सुना जा रहा था, लेकिन बाकी जगह दलित इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर दलित, तो डॉक्टर बी आर भीमराव अम्बेडकर ने दलित के लिए क्या किया? ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ दलित, कि उन्होंने दलित के जो परेशानियां थीं उन परेशानियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी मतलब उन्होंने कोई युद्ध भाला नहीं चलाया, बल्कि एक शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करके, इशू करके, चर्चा करके उन्होंने अपनी बातों को रखा। टू ऑर्गेनाइज्ड दलित ही फॉर्म्ड डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन इन 1930, और दलित्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन को बनाया 1930 में। ही डिमांडेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अब यहाँ समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक चुनाव होता है या देश पर शासन करने के लिए जो चुनाव होता है, तो अपर कास्ट का चुनाव अलग हो और दलित्स का चुनाव अलग हो, यानी अपर कास्ट के नेता अलग चुने जाएं और दलित के नेता अलग चुने जाएं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, यानी कि अपर कास्ट के जो पद पर जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही वोट देंगे और दलित के लिए जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको सिर्फ दलित ही वोट देंगे, यानी एक ही देश में दो अलग अलग तरह की सरकार बन जाएगी, ऐसा वो डिमांड कर रहे थे। ही साइंड ऑन पूना पैक्ट, और उन्होंने पूना पैक्ट पर साइन कर दिया। अब वो पूना पैक्ट क्या था ये समझते हैं।
सेपरेट इलेक्टोरेट एंड पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में हुआ था। इन अगस्त 1932 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड announced the communal award by providing separate electorate to Muslims, Sikhs, यूरोपियंस एंड द अदर डिप्रेस्ड क्लासेज कि 19 अगस्त 1932 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे राम से मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया जिसमें मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, यूरोपियन के लिए और दूसरे जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के मांग पर उन्होंने मंजूरी दे दी। अंबेडकर फेवर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट अरेंजमेंट, जिसका कि फेवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। यानी भीमराव अंबेडकर जो चाहते थे कि दलित्स के लिए, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बने। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक ही देश में दो अलग अलग तरह की सरकार बनेगी, एक अपर कास्ट की सरकार अलग बनेगी और डिप्रेस्ड क्लासेज की सरकार अलग बनेगी। उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फेवर किया। गांधी जी अपोज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट एज इट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ दलित इंटीग्रेशन इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। लेकिन गांधी जी ने इस बात का विरोध किया क्योंकि वो जानते थे, उनका यह मानना था कि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लेंगे तो जो उनका प्रयास था कि दलित और जो अपर कास्ट हैं उनके बीच एकता हो जाए, यानी कि दोनों को समान अधिकार मिल जाए, ये फिर होना एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सरकार ही अलग हो जाएगी तो फिर वो दोनों एक होकर क्यों रहेंगे। एक होकर रहने के लिए ये ज़रूरी है कि एक ही सरकार उन दोनों पर एडमिनिस्टर करे और दोनों को समान अधिकार दे। ही वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ विच क्रिएटेड अ मास अपील, और वो आमरण अनशन पर चले गए। आमरण अनशन का मतलब कि अगर वो उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो वो खाना पीना सब कुछ त्याग देंगे जब तक कि उनकी मौत ना हो जाए, जिसके वजह से पूरे देश में एक हलचल सी मच गई। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जीज पोजीशन टू साइन पूना पैक्ट इन सितंबर 1932। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये देखा कि महात्मा गांधी अब इस बात को नहीं मान रहे हैं और वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तब उन्होंने तुरंत ही उनकी बात को मान लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनेगा और उन्होंने सितंबर 1932 में जो पूना पैक्ट पर उन्होंने साइन कर लिया, यानी पूना संधि पर उन्होंने साइन किया। वो पूना पैक्ट क्या था? मेन प्रोविजंस ऑफ पूना पैक्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कि अब यहाँ बात समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ये चाह रहे थे कि अलग अलग सरकार ही बन जाए, लेकिन अब क्या हुआ कि इन डिप्रेस्ड क्लासेस को आरक्षण मिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यानी कि जो संसद बनेगी, जो सरकार बनेगी, तो उस सरकार में कुछ मेंबर्स का चुनाव होता है, तो उन मेंबर्स में इन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आरक्षण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर 100 मेंबर चुने जाने हैं तो उन 100 मेंबर्स में जो 20 सीट है वह दलित के लिए रिजर्व रहेगी, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए वो रिजर्व रहेगी कि 100 में से जो 20 सीट है वह डिप्रेस्ड क्लासेस के मेंबर से उस सीट को भरेंगे। अपर क्लास के लोग उसमें नहीं आ सकते हैं, यानी कि अपर क्लास के लोगों की संख्या 80 होगी और 20 जो है वो आरक्षित है, यानी 100 के 100 अपर कास्ट के मेंबर नहीं हो सकते हैं। सीट वर रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दलित्स, और वो जो रिजर्वेशन है वह दलित के पॉपुलेशन के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन को तय किया गया। कोई ऐसे नहीं कि जैसे मैंने कहा कि 80 अपर कास्ट के लिए 20 दलित के लिए, तो इस तरीके से नहीं। उनकी जनसंख्या का जो अनुपात था अपर कास्ट के साथ, उसी अनुपात में सीटों को भी रिजर्व किया गया। एंड अ जनरल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग ऑल कास्ट वुड वोट फॉर एनी दलित कैंडिडेट, और चुनाव में निर्वाचित होने का अधिकार सभी लोगों को दिया गया, चाहे वो अपर कास्ट का हो चाहे वो दलित का हो, और कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसको वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है। अगर अपर कास्ट का मेंबर खड़े होते हैं तो अपर कास्ट के जो जनता है वो और दलित जनता है दोनों उनको वोट करेगी, और अगर दलित के मेंबर खड़े होते हैं तभी अपर कास्ट की जनता और दलित की जनता उनको वोट करेगी, जैसा कि आज हमारे देश में होता है। तो ये था जो हमने देखा कि किस तरीके से
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या लिमिटेशंस थी और इनमें दलितों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई कैसे उसे खारिज किया गया और पूना पैक्ट क्या था और उसमें क्या क्या संधियां क्या क्या समझौते हुए, ये हम लोगों ने समझा। आइए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तित करें और छुआछूत के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। तो यहाँ पर हमने देखा जो डिप्रेस्ड क्लास थे और उनकी भूमिका कैसे रही और पूना पैक्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम्स की जो मुसलमानों की भी जो पार्टिसिपेशन थी वह भी काफ़ी कम थी और उसके क्या वजह थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। When civil disobedience movement started, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, there was an atmosphere of suspicious and distrust between communities of Hindus and Muslim। तो उस वक्त हिंदू और मुसलमान एक दूसरे समुदाय में काफ़ी संघर्ष चल रहा था। संघर्ष का मतलब कि एक दूसरे को वो शंका की दृष्टि से देखते थे और वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। All this started after the decline of खिलाफत movement and the decline of the non-cooperation movement। और यह तब शुरू हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, जब ये दोनों आंदोलन जब फेल हो गए तब से हिंदू और मुसलमान का आपस में ये जो टकराव है वो चलता आ रहा है और दोनों कम्युनिटी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करती हैं। ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस।
उससे क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो मुसलमान थे वह खुद को कांग्रेस से अलग समझना शुरू कर दिए थे, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जब आया तब मुसलमानों को लगा कि अगर वो कांग्रेस का साथ देंगे तो उनके पक्ष में भी कुछ बातें की जाएंगी। लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट जब डिक्लाइन हो गया, जब फेल हो गया, तब मुसलमानों को लग गया कि अब कांग्रेस सरकार हिंदुओं का ही साथ देगी और हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। तब से वो खुद को कांग्रेस से अलग समझना शुरू कर दिए थे। फ्रॉम 1920s कांग्रेस हैड क्लियरली शोड इट्स एसोसिएशन विद हिंदू महासभा, और 1920 से ही कांग्रेस ने सीधे सीधे लक्षण दिखा दिए कि वो हिंदू महासभा का ही नेतृत्व करेगी और उसी का साथ देगी। रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फर्वर्स वर ऑर्गेनाइज्ड लीडिंग टू कम्युनल क्लैशेज, और समय दर समय ये जो धार्मिक टकराव है हिंदू और मुसलमान में ये होते रहते थे। इन 1927 द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग tried to negotiate on the question of future representations in assemblies। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर समझौता करने की सोची कि भविष्य में किस तरीके से हिंदू और मुसलमान दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खड़े किए जाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना was ready to give up the demand of separate electorate for Muslim to reach any mutual settlement with Congress। और जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ने के लिए तैयार थे ताकि कांग्रेस के साथ उनका समझौता हो सके। इन 1928 इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस M.R. जयकार ऑफ हिंदू महासभा अपोज्ड द कांग्रेस मुस्लिम लीग नेगोशिएशंस ऑन कंप्रोमाइज। लेकिन 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में M.R. जयकार हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष, हिंदू महासभा के जो सदस्य थे, उन्होंने इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी समझौतों को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये जो अंतिम प्रयास था जो हिंदू और मुसलमान को एक कर सकता था, यह प्रयास भी यहाँ पर ख़त्म होता दिख रहा था। मोस्टली द मेन कंसर्न ऑफ द मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वाज ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी इन इंडिया। जो असल जो मुद्दा था मुस्लिम लीडर्स का और इंटेलेक्चुअल्स का, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, कि जो मुस्लिमों की जो पहचान है भारत में वह माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक के तौर पर की जाएगी। दे फियर्ड द डोमिनेशन बाय हिंदूज ओवर मुस्लिम कल्चर एंड आइडेंटिटी। उन्हें इस बात का हमेशा भय सताता रहता था कि चूँकि वो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होती है, तो जो हिंदू हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है तो वो हमेशा मुस्लिम कल्चर और मुस्लिमों की पहचान पर हमेशा अपने डोमिनेंस दिखाते रहेंगे और मुसलमानों को हिंदुओं के अंडर में ही रहना पड़ेगा। इसलिए जो मुसलमान थे वह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी उन्होंने नहीं ली। तो भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत ही बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं।
जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। हमारा अगला जो पॉइंट है और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन, द इमेज ऑफ भारत माता, रिवाइवल ऑफ फॉल्कलोर, रोल ऑफ आइकन एंड सिंबल्स और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। यानी कि सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी किस तरीके से लोगों को एक जुट में, एक रस में बांधने की कोशिश की गई। तो देखिए, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। नेशनलिज्म तभी लोगों के, अब हमारे भीतर नेशनलिज्म कैसे आएगा एक दूसरे के प्रति, जब हमें ये लगता है कि हम एक ही देश के हैं, हम एक ही कल्चर के हैं, तब जाकर हमारे अंदर ये नेशनलिज्म की भावना आती है। जब हमें लगता है कि हम इस देश का ही एक हिस्सा हैं, तब हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना पनपती है, नेशनलिज्म की भावना आती है। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबद्ध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, इसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं और पढ़ते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी 20th सेंचुरी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े।
उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फॉकलोर्स ऑफ सॉदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मान अपनाने का आह्वान किया जाने लगा। लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग भी अलग थलग महसूस करने लगे थे। तो ये जो हमने देखा यह था हमारा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि अपनेपन का भाव, जिसमें इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। जहाँ पर इसमें संक्षेप में हम लोगों ने ये समझा कि किस तरीके से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड किया गया, कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगेन टू कंसीडर देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द सेम नेशन, कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग खुद को उस देश का हिस्सा समझना शुरू कर दें, और यही जो है वह लोगों को एक सूत्र में बांधती है, जिसका नतीजा ये होता है कि वह मिलजुल कर कोई लड़ाई लड़ते हैं। भांति भांति प्रकार के जो संस्कृति है वह हमें देखने को मिलती है, जैसा कि हमें अपने देश में देखने को मिलती है। अगर हमें भारत के उत्तरी छोर पर जाएं तो हमें वहाँ पर कोई और संस्कृति, वहाँ के रहन सहन, कपड़े पहनने के तरीके, खान पान नज़र आएगी। अगर हम पूर्वी छोर में जाएं तो वहाँ पर ये सब कुछ बदल जाएगा, भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सब कुछ बदल जाएगा। अगर हम दक्षिणी देश में जाएं तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान, बोलचाल, इन सभी में अलग अलग तरह के हमें वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शंस, फॉल्कलोर एंड सॉन्ग्स की, और हर प्रांत का अपना एक अलग ही इतिहास है। वहाँ के एक अपने ही फॉल्कलोर है, वहाँ के अपने ही अलग गाने हैं, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, और सभी प्रांतों के अलग अलग प्रतीक हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। द इमेज ऑफ भारत माता में हम लोगों ने देखा कि 20वीं शताब्दी में जो भारत माता है उसको एक भारत की आइडेंटिटी के तौर पर विजुअलाइज किया गया। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम भारत माता कह रहे हैं, जैसे हम लोग किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, तो
अगर हम बजरंगबली का नाम लें तो उनका एक चित्र हमारे दिमाग में आता है, हम अगर प्रभु श्री राम का नाम लें तो उनका एक चित्र हमारे दिमाग में आता है। वैसे ही जब भारत माता कहें तो एक ये ज़रूरी था कि भारत माता कहते ही एक चित्र हमारे दिमाग में आए। तो उस चित्र को सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था और इस स्वदेशी मूवमेंट में गाया गया था। तो भारत माता को कैसे पोर्ट्रे किया गया कि जो भारत माता हैं वह शांत हैं, गंभीर हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, कि इस तरीके से उनको इम्पोज किया गया। अगर हम अपने बुक्स में देखेंगे तो हमें उनका एक पिक्चर मिल जाएगा कि कहीं भी जब भारत माता की बात आती है तो जिस तरह की छवि उनके सामने हमारी आती है वह छवि ही हमारे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई जाती है, कि जैसे कि वह शांत होती हैं, गंभीर होती हैं, सन्यासिनी रूप में दर्शाया जाता है, दैवीय शक्तियों से भरी हुई है, आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। इसी तस्वीर को हमेशा हर जगह पब्लिश किया गया, जो कि हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें बनाया था। अब किस तरीके से जो भारत के फोल्कलोर हैं, फोल्कलोर कहने का मतलब होता है जैसे जब हम गांव देहातों में जाते हैं तो जिसको हम लोकगीत कहते हैं, जो लोकगीत हर कल्चर के अलग अलग तरीके के नाटक होते हैं, अलग अलग तरीके के गाने होते हैं, उनको हम लोग फोल्क लोर कहते हैं, जो कि अपने कल्चर को दर्शाता है। अब चूँकि भारत में इतने सारे कल्चर हैं तो यहाँ के आपको हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अलग अलग लोकगीत सुनने को मिल जाएंगे। जैसे कि जो नतेशा शास्त्री हैं उन्होंने तमिल के फोल्कलोर का 4 खंड बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक वैसे नॉर्थ इंडिया का भी अपना फोल्कलोर होता है, ईस्ट इंडिया का भी अपना फोल्कलोर होता है। यानी ये सभी जो तरीके थे वो सभी तरीके थे भारत के लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने के लिए, सब दर्शाने के लिए कि ये सब एक ही देश के अंग हैं, और जब तक हम इसे खुद से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, और जब हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम किसी भी लड़ाई को या किसी के खिलाफ भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि हम अपने पुराने इतिहास को हम खंगालें, हम ये जानें। जैसे अंग्रेज़ थे वो ये समझते थे कि भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ के लोग काफ़ी पुराने तौर तरीक़ों के लोग हैं, यहाँ के लोग शासन नहीं कर सकते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों के पहले, यानी अंग्रेज़ों पहले जो मुग़ल थे उसके पहले के जो इतिहास हैं उनको जानना काफ़ी ज़रूरी था। और जब उन इतिहासों के बारे में जाना गया तब हमने ये जाना कि पहले भी ऐसे ऐसे कई तीसमार खां हमारे देश में हुए हैं, ऐसे ऐसे कई राजा, कई सम्राट हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने एक अलग ही नक्शा प्रस्तुत किया था हमारे देश का। अगर हम अशोक के बारे में पढ़ें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें तो हम ये जानते हैं, ये जानने को मिलता है कि उन्होंने एक तरह से पूरे विश्व पर शासन किया। यानी वो कि एक देश में सीमित नहीं थे बल्कि वो पूरे विश्व में सीमित थे। तो ये इन चीज़ों को दिखाया गया ताकि लोग अपने कल्चर पर प्राइड महसूस कर सकें कि हाँ, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ के राजा महाराजा इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरे दुनिया पर वो शासन करते थे। लेकिन उनमें एक परेशानियाँ ये थी कि इनमें से सभी हिंदू थे, जितने भी राजा महाराजा पहले के हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे दुनिया पर उन्होंने शासन किया, वे सभी हिंदू थे। और इस वजह से बाकी जो दूसरे समुदाय हैं वो खुद को इससे अलग थलग समझना शुरू कर दिए, जो कि ये समस्या आज भी चलती आ रही है कि भारत के जो दूसरे, जैसे अभी भी सुनने को आता है कि जो भारत मुसलमान में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो अपने आप को अलग समझते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनको ये लगता है कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों का पक्ष नहीं लेते, या जो हिंदुओं को लगता है कि मुसलमान हमेशा उनके विरोध में काम करते रहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी का जो कन्फ्लिक्ट है ये हमेशा बहुत पहले से चलता आ रहा है और शायद आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब हमारे देश के राजनीति का ये हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को फैलाया गया, जिसमें हमने भारत में हो रहे कई घटनाओं के बारे में जाना। इनमें से किसी भी टॉपिक को अगर समझने में समस्या हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें। थैंक यू। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।